स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में नॉर्थ ईस्ट सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। डिपार्टमेंट और जीके के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैथ वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और रेगुलर क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं पीएससी की तैयारी के लिए, ठीक है, एमटीएस पोस्टमैन की तैयारी के लिए, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। हु हेड्स द ब्रांच पोस्ट ऑफिस, शाखा डाक घर का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है आपके पास पोस्टमैन, एवीपीएम, बीपीएम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। शाखा डाक घर का जो प्रमुख होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हु हेड्स द सब पोस्ट ऑफिस, उप डाक घर का प्रमुख कौन होता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर, डायरेक्टर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, सब पोस्ट मास्टर। तो डाक घर जो होते हैं तीन श्रेणियों के होते हैं। हमारे पास हेड ऑफिस आ जाएगा, सब ऑफिस आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा? ब्रांच पोस्ट ऑफिस। हेड ऑफिस का जो प्रमुख होता है हेड पोस्ट मास्टर, ठीक है, और उसी तरह से सब ऑफिस का कौन हो जाएगा? सब पोस्ट मास्टर। उसी तरह से ब्रांच ऑफिस की बात करें कौन हो जाएगा? ब्रांच पोस्ट मास्टर हो जाएगा। तो इनका याद रखना है और डिवीजन और हेड ऑफिस में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। हेड ऑफिस का हेड पोस्ट मास्टर हो जाएगा, वहीं पे डिवीजन के हेड की बात करें सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार गलत कर देते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। Which of the following is true about night post offices? रात्रि जो डाकघर होते हैं उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नाइट पोस्ट ऑफिसेज आर पोस्ट ऑफिसेज विच ओपन फॉर एक्सटेंडेड आवर्स एंड आल्सो ऑन संडेज। सबसे पहले रात्रि डाकघर जो होते हैं वह डाकघर होते हैं जो विस्तारित घंटों के लिए और रविवार को भी खुले रहते हैं। ओनली लिमिटेड सर्विसेज आर अवेलेबल इन नाइट पोस्ट ऑफिसेज। रात्रि डाकघरों में केवल सीमित सेवाएं उपलब्ध होती हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दोनों ही हमारे पास क्या है? सत्य है। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी? सी आ जाएगी। फर्स्ट पॉइंट देखें, नाइट पोस्ट ऑफिस जो है वो एक्सटेंडेड आवर्स यानी कि नॉर्मल जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं उसके बाद भी वो खुले रहते हैं रात के 8:30 बजे तक, ठीक है, इसको कहेंगे एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स। इसमें विस्तारित काम के घंटे होते हैं। दूसरी बात, संडे वाले दिन भी ये खुले रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट की बात करें, ओनली लिमिटेड सर्विसेज आर अवेलेबल इन नाइट पोस्ट ऑफिसेज। अब रात्रि डाकघर जो होते हैं उनमें जो काम किया जाता है वो डायरेक्टर जनरल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। महानिदेशक डाक के द्वारा उसे निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा काम नाइट पोस्ट ऑफिसेज में किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे सभी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। लिमिटेड सर्विसेज ही अवेलेबल होंगी जिन्हें डायरेक्टर जनरल के द्वारा, महानिदेशक डाक के द्वारा निर्धारित किया गया होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बीच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑल काइंड्स ऑफ सेविंग बैंक सर्विसेज आर अवेलेबल इन एट हेड पोस्ट ऑफिसेज। प्रधान डाकघर में सभी प्रकार की बचत बैंक सेवाएं उपलब्ध होती हैं। ऑल काइंड्स ऑफ सेविंग बैंक सर्विसेज आर अवेलेबल एट ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज। शाखा डाकघर में सभी प्रकार की बचत बैंक सेवाएं उपलब्ध होती हैं। फोर्थ की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? कौन सा सही है? केवल पहले वाला करेक्ट आ जाएगा। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में सभी प्रकार की सेविंग बैंक सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिलैटली आइटम्स कैन बी परचेज्ड फ्रॉम। फिलैटली आइटम जो होती हैं उनको कहाँ से खरीदा जा सकता है? डिलीवरी ब्रांच से, सेविंग बैंक काउंटर से, फ्लैटली ब्यूरो से या फिर सर्कल ऑफिस से। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। स्टैंप संग्राहक जो होते हैं जिन्हें डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक होता है उनके लिए कौन से खोले गए हैं? कौन से ब्यूरो खोले गए हैं? फ्लैटली ब्यूरो खोले गए हैं। तो फ्लैटली ब्यूरो से वो फ्लैटली आइटम्स को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। कैसे फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है, फ्लैटली की आइटम्स जो है कस्टमर्स को कैसे भेजी जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपने साथ में याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास। फ्रैंकिंग मशीन इज यूज्ड फॉर। फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्टैम्प इंप्रेशंस ऑफ डाइज ऑन पोस्टल आर्टिकल्स इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज। डाक शुल्क के भुगतान के लिए डाक वस्तुओं पर डाइज की छाप लगाने के लिए इनका यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक प्रिंटिंग ऑफ सेविंग बैंक पासबुक। बचत बैंक पासबुक की स्वचालित छपाई के लिए। ए और बी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। डाक वस्तुओं पर अगर आपने पोस्टेज चार्जेस का भुगतान फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से करना है तो फ्रैंकिंग मशीन क्या करती है? डाइज की छाप उसके ऊपर लगाती है जिसके माध्यम से आपने पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करना होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस, फ्रैंक लेखों को लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जा सकता है। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स आर टू बी पोस्टेड एट स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफिसेज ओनली, फ्रैंक लेख केवल निर्दिष्ट डाक घरों में पोस्ट किए जाने चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट जो है, फ्रैंक आर्टिकल जो है आप उनको क्या कर सकते हैं, लेटर बॉक्सेस में डाल सकते हैं पोस्ट करने के लिए, तो ये क्या है, गलत है। क्योंकि अगर आप फ्रैंक किए हुए लेखों को पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में डालते हैं, उनको अवैतनिक मानना चाहता है, अनपेड मानना चाहता है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जितने भी फ्रैंक्ड आर्टिकल्स हैं उनको निर्दिष्ट डाक घरों में ही पोस्ट किया जा सकता है। निर्दिष्ट कौन करता है, सुपरिटेंडेंट के द्वारा किया जाता है। तो सुपरिटेंडेंट ये निर्धारित करता है कि कौन से डाक घरों में फ्रैंक किए हुए लेखों को पोस्ट किया जा सकता है, और दो से ज्यादा ये डाकघर नहीं होते हैं। कौन कौन से डाकघर हो सकते हैं वो भी आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हमें क्या बताना है, करेक्ट कौन सा है, तो बी ऑप्शन जो है आपके पास सही हो जाएगी। पोस्टेज स्टैम्प्स शुड आइडली बी अफिक्स्ड एट, डाक टिकट आदर्श रूप से कहाँ चिपकाए जाने चाहिए। बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ लेटर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेटर, बैक साइड ऑफ द लेटर, या फिर टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द लेटर। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द लेटर, पत्र के ऊपरी दाएं कोने में चिपकाया जाना चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, इस तरह से आप याद रखेंगे आराम से। इसका आंसर आएगा यहाँ पे डाक टिकट चिपकाए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्या आपके पास एक पत्र है, तो इस वाले कोने में आपने डाक टिकट चिपकाने हैं, तो ये पत्र का कौन सा कोना आ जाएगा, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, दाहिने हाथ का ऊपरी कोना आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके एड्रेसी का एड्रेस, एड्रेसी का एड्रेस कहाँ पे आ जाएगा, ये भी आपके राइट हैंड साइड में, लेकिन कहाँ पे, लोअर साइड में आ जाएगा, ठीक है। उस तरफ आपके पास प्रेषक का पता आ जाएगा, कौन सी साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर हो जाएगी। तो इस तरह से ये रहेगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल, उत्तर पूर्वी डाक सर्कल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, गुवाहाटी, कोहिमा, इंफॉल या फिर शिलोंग। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल में टोटल 6 स्टेट हैं, और वो कौन कौन से आपने अच्छे से उनको याद कर लेना है। उन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, शिलोंग में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हु इज द हेड ऑफ पोस्टल सर्कल, डाक सर्कल का प्रमुख कौन होता है, चीफ पोस्ट मास्टर, जनरल डायरेक्टर, सीनियर सुपरिटेंडेंट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा, सीपीएमजी, ठीक है। हमने ऊपर किया हेड ऑफिस का हेड पोस्ट मास्टर, सब ऑफिस का सब पोस्ट मास्टर, ब्रांच ऑफिस का ब्रांच पोस्ट मास्टर, डिवीजन का सुपरिटेंडेंट हो जाएगा, रीजन का पोस्ट मास्टर जनरल होता है। उसी तरह से सबसे जो ऊपर आएगा पोस्टल सर्कल हेड कौन सा हो जाएगा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हो जाएगा, ठीक है। कैसे रहता है, सबसे पहले ये क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, सर्कल का हेड कौन हो जाएगा, CPMG हो जाएगा। आगे चलते हैं, सर्कल्स को आगे डिवाइड किया जाता है रीजन्स में, रीजन्स का जो हेड होता है वो कौन होता है, पोस्ट मास्टर जनरल होता है। अब रीजन्स को आगे जब डिवाइड किया जाता है डिविजन्स में, लेकिन डिवीजन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक पोस्टल डिवीजन, दूसरे होते हैं आपके पास RMS डिवीजन्स। अब पोस्टल डिवीजन का सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट हो जाएगा। उसी तरह से RMS जो डिवीजन होते हैं, SRM सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस होते हैं। आगे चले, पोस्टल डिवीजन को आगे सब डिवीजन्स में बांटा गया है, जिनका हेड ASP या फिर इंस्पेक्टर पोस्ट होता है। उसी तरह से IRM या फिर ASRM होता है RMS डिवीजन्स का। तो इस तरह से इनको बांटा गया, और सभी के हेड जो है वो पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, What is the frequency of interest payment in senior citizen saving scheme? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज भुगतान की आवृत्ति क्या है। अब कुछ में मासिक आधार पर दिया जाता है, जैसे MIS है, कुछ में दिया जाता है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, कुछ में कंपाउंड क्वार्टरली बेसिस के ऊपर किया जाता है, लेकिन जो दिया जाता है, इनकी पे किया जाता है, वो किया जाता है 1 वर्ष के बाद एनुअल बेसिस के ऊपर। तो इस तरह से रहते हैं इंटरेस्ट रेट। अब कैसे दिया जाएगा, सीनियर सिटीजन के बारे में पूछा गया, मंथली, वन सेट मैच्योरिटी, ईयरली या फिर क्वार्टरली। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी हो जाएगा। इसमें जो इंटरेस्ट दिया जाता है सीनियर सिटीजन में, वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर दिया जाता है, यानी कि हर 3 महीने के बाद दिया जाएगा। मंथली इनकम स्कीम में कैसे दिया जाता है, उसमें हर महीने दिया जाता है। अब वैसे ही टाइम डिपॉजिट की बात करें, उसमें एनुअली दिया जाता है, लेकिन कंपाउंड कैसे किया जाता है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर किया जाता है। सभी इसके संबंध में कैसे किसी भी सेविंग स्कीम के ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे वो पेएबल होगा, ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
बट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन टाइम डिपॉजिट स्कीम। आगे वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सावधि जमा योजना में भुगतान जो ब्याज का भुगतान किया जाता है उसकी आवृत्ति क्या रहती है, मंथली बेसिस के ऊपर, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, ईयरली या फिर वंस एट मैच्योरिटी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी पूछा जाए मतलब कब आपको ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अब टाइम डिपॉजिट में अगर आपसे पूछा जाए कैसे कंपाउंड किया जाएगा, इनके इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर किया जाता है। अगर बात करें भुगतान कब किया जाएगा तो एनुअल बेसिस, यानी कि एक साल के बाद आपको भुगतान किया जाएगा। कैलकुलेशन की बात करें तो क्वार्टरली किया जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैव बुक नाउ पे लेटर स्कीम। निम्नलिखित में से किन उत्पादों में बुक नाउ पे लेटर स्कीम है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, या फिर नाइदर फर्स्ट नो सेकंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्पीड पोस्ट के लिए आपको बुक नाउ पे लेटर वाली फैसिलिटी मिल जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पीएलआई कैन बी परचेज्ड बाय अ डॉक्टर लिविंग इन अ रूरल एरिया। पीएलआई जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला डॉक्टर खरीद सकता है, बिल्कुल सही है। आरपीएलआई कैन बी परचेज्ड बाय अ डॉक्टर लिविंग इन अ रूरल एरिया। आरपीएलआई को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला डॉक्टर खरीद सकता है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा। दोनों ही सही है। अब वो चाहे तो वो पीएलआई भी खरीद सकता है, वो चाहे तो आरपीएलआई भी खरीद सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मोस्टली क्या करेंगे, पीएलआई खरीदेंगे, लेकिन हो सकता है उसके दिमाग में आ जाए मुझे आरपीएलआई चाहिए, तो उसको मना थोड़ी ना किया जाएगा, वो खरीद सकता है इसको भी। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, द प्राइस ऑफ ए पोस्ट कार्ड अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिसेज। डाक घर में उपलब्ध पोस्ट कार्ड की कीमत कितनी रहती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 25 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस अलाउड एट द एंड ऑफ द डे इन द रेगुलर सेविंग अकाउंट ऑफ आईपीपीबी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नियमित बचत खाते में दिन के अंत में अधिकतम कितनी राशि की अनुमति है। 10,000, 50,000, 1 लाख या फिर 2 लाख। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 लाख रुपए। यानी कि जब डे एंड हो जाएगा, दिन की समाप्ति के बाद आपके आईपीपीबी अकाउंट में मैक्सिमम 2 लाख रुपए रह सकते हैं। उसके बाद जितने भी होंगे एक्स्ट्रा, वो कितने कहाँ पे चले जाएंगे, आपके सेविंग के अकाउंट में स्वीप आउट हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। बट इज द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज की वर्तमान दर जो है वो कितनी है। ठीक है, प्रेजेंट में कितनी है, अभी 8% हो गई है ना, पहले कम थी, अभी 8% हो गई है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको आपने जो प्रेजेंट वाले इंटरेस्ट रेट होते हैं वो याद करके जाने हैं, सभी स्कीम्स के ऊपर आपको पता होंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम पूछा जाएगा। आपको 4 सेविंग स्कीम्स दे दी जाएंगी, उसमें पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किसके ऊपर मिलेगा, या सबसे कम इंटरेस्ट रेट किसके ऊपर मिलेगा, या फिर डायरेक्ट इस तरह से भी पूछा जाता है कौन सी सेविंग स्कीम के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट है प्रेजेंट में। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बट वुड बी द कमीशन चार्ज्ड फॉर बुकिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ऑफ ₹100। 100 रुपये के इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की बुकिंग के लिए कितना कमीशन लिया जाता है। 1 रुपये, 2.5 रुपये लिया जाएगा, 10 या फिर 5 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ईएमओ पर कमीशन कितना लिया जाता है, 5% ऑफ द वैल्यू। जो भी आप मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं उसकी वैल्यू का 5% लिया जाता है। अब 100 रुपये का 5% क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5/100 करेंगे, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 5 रुपये आ जाएगा। तो कौन सी सही ऑप्शन हो जाएगी यहाँ पे, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज एंटाइटल्ड टू यूज सर्विस पोस्टल स्टैम्प्स ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक डाक वस्तुओं पर सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने का हकदार है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सरकारी अधिकारी, ऑफिशियल्स ऑफ एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज, विदेशों के दूतावासों के अधिकारी, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज व्हेन द आर्टिकल्स पोस्टेड आर रिलेटेड टू देयर ऑफिशियल बिजनेस। निजी क्षेत्र के कर्मचारी जब पोस्ट किए गए लेख उनके आधिकारिक व्यवसाय से संबंधित हो, या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सरकारी अधिकारी सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स का यूज करने के हकदार होते हैं, लेकिन वो छुट्टी पर नहीं होने चाहिए, सेवा से सेवानिवृत्त नहीं होने चाहिए, तभी वो सर्विस स्टैम्प्स का उपयोग कर सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following item is not prohibited by
प्रोहिबिटेड टू बी सेंट बाई पोस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु को डाक द्वारा भेजने की मनाही नहीं है? एक्सप्लोजिव, इनफ्लेमेबल लिक्विड, टेलीविजन या फिर नारकोटिक्स। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आप टेलीविजन को डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। एक्सप्लोजिव, कोई भी विस्फोटक पदार्थ नहीं भेजा जाएगा। इनफ्लेमेबल लिक्विड, कोई भी ज्वलनशील तरल पदार्थ नहीं भेजा जाएगा, कोई भी नशीले पदार्थ नहीं भेजे जाएंगे। एक्सेप्शंस इनके बारे में कर लेनी है। कौन से आर्टिकल्स को एक्सप्लोजिव में गिना जाएगा, कौन से आर्टिकल को इनफ्लेमेबल लिक्विड में गिना जाएगा, वो सारी चीजें भी साथ में थ्योरी से जरूर आपने कर लेनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। टेलीविजन को डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है, लेकिन टेलीविजन ऐसी वस्तु है जो रास्ते में टूट फूट सकती है, जिसके लिए डाक घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीओडी फैसिलिटीज अवेलेबल विद रजिस्टर्ड पोस्ट, सीओडी सुविधा रजिस्टर्ड डाक के साथ उपलब्ध होती है। सीओडी फैसिलिटीज अवेलेबल विद स्पीड पोस्ट, सीओडी सुविधा जो है वो स्पीड पोस्ट के साथ उपलब्ध होती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, सेकेंड ओनली। अगर आप कोई भी सीओडी आर्टिकल भेजना चाहते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एन ऑफिस established at the headquarter of a postal circle that deals with unclaimed and refused articles and articles without addresses or with undecipherable or incomplete addresses called as, डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थित एक कार्यालय जो लावारिस तथा मना किए हुए लेखों तथा बिना पते वाले लेखों, अस्पष्ट या अधूरे पते वाले लेखों से संबंधित है, उसे क्या कहा जाएगा? रिटर्न्ड लेटर ऑफिस कहा जाएगा, सेंट्रल बैग ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस या फिर जर्नल पोस्ट ऑफिस। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। उसे पुनः प्रेषण केंद्र कहा जाता है, रिटर्न्ड लेटर ऑफिस उसे कहा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है कि आरएलओ पुनः प्रेषण केंद्र कहाँ पे स्थित होता है? डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थित होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से लेखों का निपटान इसके द्वारा किया जाता है? जो अनक्लेम्ड होते हैं या फिर जिनको लेने से मना किया जा चुका हो, या फिर बिना पते वाले लेख, या फिर जिनके ऊपर पता लिखा है वो अस्पष्ट है, अनडिसाइफरेबल है, या फिर आधा अधूरा पता है। इस तरह के जितने भी लेख होते हैं जिनका वितरण प्राप्तकर्ता को ना किया जा सके और वापिस प्रेषक को भेजने के लिए भी कोई सुराग ना हो, ऐसी कंडीशन में उन सभी का निपटान पुनः प्रेषण केंद्र के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A branch of RMS where closed bags are received and dispatched, sorting of letter is not done in this unit is called as, RMS की एक शाखा जहां पर बंद थैले प्राप्त होते हैं और उन्हें प्रेषित कर दिया जाता है, लेकिन इस इकाई में या फिर इस यूनिट में पत्रों की छंटाई नहीं की जाती है, उसे क्या कहा जाएगा? रिटर्न्ड लेटर ऑफिस, सेंट्रल बैग ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस या फिर ट्रांजिट सेक्शन। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। परिवहन डाक कार्यालय उसे कहा जाता है। ठीक है, तो परिवहन डाक कार्यालय में क्या होता है? आप थैले प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? बंद थैले प्राप्त होते हैं और वैसे ही उनको प्रेषित कर दिया जाता है। पत्रों की छंटाई यहाँ पे नहीं की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The traveling offices of the railway mail service working on a railway lines are called as, क्या? रेलवे लाइनों पर कार्यरत रेलवे मेल सेवा के चल कार्यालय, क्योंकि आरएमएस के दो तरह के कार्यालय होते हैं, एक ट्रैवलिंग ऑफिस, दूसरे होते हैं स्टेशनरी ऑफिस, स्थिर कार्यालय और चल कार्यालय। तो यहाँ पे हमारे पास चल कार्यालय के बारे में पूछा गया है कि जो रेलवे मेल सेवा के चल कार्यालय जो रेलवे लाइनों पर कार्यरत होते हैं उनको क्या कहा जाएगा? ट्रांजिट सेक्शन, ट्रांजिट मेल ऑफिस, मास मेलिंग सेंटर या फिर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा। परिवहन अनुभाग उन्हें कहा जाता है। और ट्रांजिट मेल ऑफिस के बारे में हमने ऊपर किया कि बंद थैलों को प्राप्त करते हैं और प्रेषित करते हैं, लेकिन पत्रों की छंटाई यहाँ पे नहीं की जाती है। उसी तरह से मास मेलिंग सेंटर की बात करें, यहाँ पे ग्राहकों की सहायता के लिए उनको खोला जाता है, जहाँ पे उनकी हेल्प की जाती है पता लिखने के लिए। और कौन से ग्राहक? जो रेगुलरली बड़ी संख्या में डाक लेखों को पोस्ट करते हैं। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कौन से होते हैं? जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेशनरी ऑफिस ऑफ द आरएमएस where the work papers of the sections attached to it are prepared, checked and placed on a record is called as, रेलवे डाक सेवा का एक स्थिर कार्यालय जहां इससे संबंधित विभागों के पत्र कार्यपत्र तैयार किए जाते हैं, उनकी जांच की जाती है और उनको रिकॉर्ड में रखने का कार्य किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? स्टेशनरी ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस, ट्रांजिट ऑफिस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? रिकॉर्ड ऑफिस उसे कहा जाएगा, अभिलेख कार्यालय उसे कहा जाएगा और इसका बड़ा भाई एक होता है हेड रिकॉर्ड ऑफिस जिसे कहा जाता है। तो जो भी ऑर्डिनरी वर्क है स्टेशनरी जो भी रिकॉर्ड ऑफिस का
उसके अलावा पूरे मंडल के वेतन बिल या कॉन्टिजेंट बिल, ये सारी चीजें बनाने का काम जो है हेड रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा किया जाता है। A bag that is used to enclose the office files and other official papers closed by the secretariat or headquarter office of the higher officer for the high officer in camp and vice versa is called as एक थैला जिसका प्रयोग कार्यालय की फाइलों और कार्यालय के अन्य कागजातों को रखकर भेजने के लिए किया जाता है, जो उच्च अधिकारियों के सचिवालय हो को या फिर मुख्यालय के कार्यालय द्वारा कैंप में गए उच्च अधिकारी को या उनके विपरीत भेजे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ये मान लीजिए क्या है, ये जो भी उच्च अधिकारी है उसका हेडक्वार्टर है या उसका सचिवालय है, सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर है, और ये कौन सा है, हाई ऑफिसर है जो कहाँ पे कैंप में गया हुआ है। अब हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट के द्वारा कोई भी अपने सरकारी अधिकारी जो कैंप में गए हुए हैं उनको ऑफिशियल फाइल्स या ऑफिशियल पेपर्स भेजने हैं, तो वो भेजेंगे किस में डालकर भेजेंगे, कैंप बैग में, अकाउंट बैग में, प्रायोरिटी बैग या फिर पैकेट बैग। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, कैंप बैग में डालकर इनको भेजा जाएगा। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर से कैंप में गए हुए अपने उच्च अधिकारी के लिए ऑफिशियल फाइल्स या ऑफिशियल पेपर्स भेजे जाने हो तो वो कैंप बैग का यूज करते हैं। उसी तरह से स्पेशल बैग होते हैं, स्पेशल बैग का, ठीक है, जो स्पेशल बैग में भी उच्च अधिकारी जो सरकार के दौरे पर जाते हैं उनके लिए जो भी पत्र वगैरह होते हैं उनको संलग्न करने के लिए स्पेशल बैग का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पत्र भेजे जाएंगे वो कोई भी भेज सकता है, लेकिन कैंप बैग में उसके हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट के द्वारा ऑफिशियल फाइल्स या ऑफिशियल पेपर्स भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। A bag that is used between a sub-office and its head office to enclose cash documents etc. connected with accounts as well as bags and articles as correspondence unconnected with accounts from the head office to one of its sub offices and vice versa is called एक थैला जिसका उपयोग उप कार्यालय और उसके प्रधान कार्यालय के बीच अकाउंट से जुड़े नकद दस्तावेजों के साथ साथ थैलों तथा लेख अकाउंट से संबंधित पत्राचार को प्रधान डाकघर और उसके एक उप डाकघर के बीच या इसके विपरीत भेजने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, हेड ऑफिस बैग कहेंगे, कैंप बैग, स्पेशल बैग या फिर अकाउंट बैग। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा, उसे लेखा थैला कहा जाता है। ठीक है, लेखा थैला का उपयोग एचओ और उसके एसओ के बीच में किया जाता है। कौन कौन सी चीजें इसमें भेजी जाती हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जब भी एचओ टू एसओ भेजा जाता है इसमें क्या रहता है, इसमें एसओ स्लिप रहेगी। जब भी एसओ टू एचओ भेजा जाएगा इसमें एसओ डेली अकाउंट रहता है। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। The documents received and dispatched by set of a transit section or mail office as well as abstracts and other documents prepared by it while at work are called as किसी डाक कार्यालय या अनुभाग के सेट द्वारा प्राप्त किए जाने वाले या उसके द्वारा भेजे जाने वाले दस्तावेजों को तथा उन संक्षिप्त विवरणों और दस्तावेजों को भी जो उसके द्वारा काम करते समय तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, वर्क रिपोर्ट्स कहा जाएगा, मेल पेपर्स कहा जाएगा, ट्रांजिट रिपोर्ट्स या फिर वर्क पेपर्स क्या कहा जाता है, उनको वर्क पेपर्स कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, डी आ जाएगी। Which of the following जन सुरक्षा स्कीम्स आर अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिसेज, निम्नलिखित में से कौन सी जन सुरक्षा योजनाएं डाक घरों में उपलब्ध होती हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, फिर ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। ये सभी क्या है, जन सुरक्षा स्कीम्स हैं। तो तीन ही जन सुरक्षा स्कीम्स हैं जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, एपी बाई क्या, पीएमजेजे बाई, पीएमएसबी बाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और साथ में अटल पेंशन योजना आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पीएलआई पॉलिसी कैन नो आल्सो बी परचेज्ड ऑनलाइन, पीएलआई पॉलिसी अब ऑनलाइन भी खरीदी जा सकती है। पीएलआई प्रीमियम कैन नो आल्सो बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, पीएलआई प्रीमियम का भुगतान भी अब ऑनलाइन किया जा सकता है। दोनों ही पॉइंट सही है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा। इसको आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, एक साइट आपके पास आ जाएगी जिसके माध्यम से आप पीएलआई पॉलिसी को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट डज द जॉब ऑफ मेंटेनिंग रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, सरकार की कौन सी एजेंसी दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए रखने का काम करती है। ग्राम पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। वेयर आर दी पश्मीना शॉल वुवन,
क्या पश्मीना शॉल जो होती है वो कहाँ पे बुनी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद सेखोम मीराबाई चानू? सेखोम मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इसका सी आ जाएगा, नागालैंड में इसको मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच स्टेट डज रानी गाइदिलियू बिलोंग टू? रानी गाइदिलियू किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रॉन्ग मीन्स यू हैव ए हाई सेंस ऑफ मोरल एंड एथिकल बिहेवियर दैट अर्न्स द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। मजबूत होने का क्या मतलब है? कि आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान अर्जित करती है। आपका क्या मजबूत होना चाहिए? करेक्टर, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, चरित्र। मजबूत चरित्र का मतलब है कि आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान अर्जित करती है। विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? 38 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी, कैमल को, ऊंट को। अगला क्वेश्चन है, बट इज द कैपिटल ऑफ आसाम? असम की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर आपके पास ये आ जाएगा दिसपुर। और लास्ट क्वेश्चन है जीके का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज? निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट। आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं पोस्टमैन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, what is the amount of postage that would normally be charged upon a redirection of a registered letter which cannot be delivered by the post office to which it is addressed owing to the addressee being be elsewhere? डाक शुल्क की वह राशि क्या है जो एक ऐसे पंजीकृत लेख के पुनर्निर्देशन पर ली जाती है जिसका प्राप्तकर्ता कहीं और होने की वजह से उसका वितरण ना किया जा सका हो? फ्री ऑफ पोस्ट 5 रुपीज़ लिए जाएंगे, डबल दी पोस्टेज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मूल्य के उस डाक वस्तु का पुनर्निर्देशन किया जाएगा। पुनर्निर्देशन क्या चीज़ होती है? ऑफिस ऑफ पोस्टिंग है, ठीक है। ओरिजिनल ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ओरिजिनल ऑफिस ऑफ डिलीवरी, और ये कोई अन्य पोस्ट ऑफिस है। अब यहाँ से एक डाक वस्तु को पोस्ट किया जाता है। अब ये डाक वस्तु कैसी है? रजिस्टर्ड लेटर है, पंजीकृत पत्र है। अब यहाँ पे जब ऑफिस ऑफ डिलीवरी में वो डाक वस्तु प्राप्त होती है तो पता चलता है कि इसका जो प्राप्त करता है वो किसी अन्य डाक घर के वितरण क्षेत्र के भीतर रहता है और उनको नए एड्रेस के बारे में भी पता है। तो ऑफिस ऑफ डिलीवरी से फिर उस डाक वस्तु को किसी उस डाक घर के लिए भेजा जाएगा जिसके भीतर उस डाक वस्तु का प्राप्तकर्ता रहता है। अब जब इस तरह से उसको भेजा जाएगा अन्य पोस्ट ऑफिस के लिए तो उसको कहेंगे रिडायरेक्शन करना, पुनः निर्देशन करना। अब पुनः निर्देशन के बारे में ध्यान रखना है कि इनलैंड पोस्ट में केवल पार्सल ही एक ऐसी श्रेणी है जिसके ऊपर रिडायरेक्शन चार्जेस लिए जाते हैं, पुनः निर्देशन शुल्क लिया जाता है, क्योंकि आपके पास टोटल 10 प्रकार के डाक लेखों की बात आती है जिसमें से एक है पार्सल, बाकी 9 जो बच जाते हैं वो लेटर मेल में जाते हैं, पत्र डाक में। और लेटर मेल के किसी भी आर्टिकल के पुनर्निर्देशन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो फर्स्ट की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पुनर्निर्देशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, which facilities are also provided by postmen in rural areas in addition to their delivery work? ग्रामीण क्षेत्रों में डाकियों द्वारा वितरण कार्य के अतिरिक्त कौन कौन सी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं? सेल ऑफ स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, डाक टिकट और स्टेशनरी को बेचना। सेल ऑफ मनी ऑर्डर फॉर्म्स, मनी ऑर्डर प्रपत्रों की बिक्री करना। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या जो डाकी होते हैं जब भी वो अपनी गश्त में जाते हैं तो वितरण का काम तो वो करते ही हैं, साथ में वो डाक टिकट या स्टेशनरी भी बेचते हैं। मनी ऑर्डर फॉर्म्स उनके द्वारा बेचे जाते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को बुक करने के लिए उनको अधिकृत किया जा सकता है जिसके लिए रिसिप्ट भी उनके द्वारा दी जा सकती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन? मृत व्यक्तियों को संबोधित लेखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो थर्ड की जो सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन आर ऑर्डिनरली डेल्ट विद इन द सेम मैनर एज अनक्लेम्ड आर्टिकल। सबसे पहले क्या बोला गया? मृत व्यक्तियों को संबोधित वस्तुओं को सामान्य रूप से लावारिस वस्तुओं की तरह निपटाया जाता है। कोई भी आर्टिकल अगर किसी भी मृत व्यक्ति को संबोधित किया गया हो तो उसको क्या माना जाएगा? लावारिस डाक वस्तु माना जाएगा। बिल्कुल सही
पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, पोस्ट मास्टर्स हैव नो डिस्क्रिशन इन डिलीवरिंग सच आर्टिकल्स टू एनी नियर रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड हु मे हैव अप्लाइड फॉर देम एंड हैव टू कंपल्सरी एंड सेंड देम टू रिटर्न लेटर ऑफिस। पोस्ट मास्टर के पास मृत के किसी भी निकट रिश्तेदार को ऐसे लेख देने का कोई विवेकाधिकार नहीं होता है जिसने उनके लिए आवेदन किया हो और उन्हें अनिवार्य रूप से पुनः प्रेषण केंद्र को भेजा जाएगा। सेकंड पॉइंट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब भी कोई ऐसी डाक वस्तु ऑफिस ऑफ डिलीवरी में प्राप्त होती है जिसके प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, पोस्ट मास्टर के पास विवेकाधिकार रहता है उस डाक वस्तु का वितरण करने के लिए। लेकिन कंडीशंस क्या रहती हैं? वो डाक वस्तु इंश्योर्ड नहीं होनी चाहिए, बीमित नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी मूल्यवान संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात, मृतक के किसी निकट संबंधी ने उस डाक वस्तु को प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया होना चाहिए। लेकिन वो सिंगल होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रति दावेदार नहीं होना चाहिए और ना ही कोई लड़ाई झगड़े की संभावना होनी चाहिए। तब जाके पोस्ट मास्टर उस डाक वस्तु का वितरण मृतक के किसी भी निकट संबंधी को वितरित कर सकता है जिसने उस डाक वस्तु को लेने के लिए आवेदन किया हो। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आपके पास करेक्ट है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो थर्ड की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी फर्स्ट ओनली। फर्स्ट वाली करेक्ट है, सेकंड वाली रॉन्ग है। It is a postman's duty to carefully examine every article made over to him for delivery in case the article is found to be open or damaged or that it wears the appearance of having been tampered with but is to be done by postman। डाकिये का यह कर्तव्य है कि वह वितरण के लिए उसे दी गई प्रत्येक वस्तु की सावधानी पूर्वक जांच करेगा। यदि लेख खुला हुआ है या क्षतिग्रस्त पाया जाता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है तो पोस्टमैन को क्या करना चाहिए? अब जब भी डाकिये को लेख दिए जाते हैं वितरित करने के लिए, तो सबसे पहले जो डाकिये का कर्तव्य बनता है वो क्या बनता है कि वो सभी डाक वस्तुओं की ध्यानपूर्वक जांच करेगा। ज़्यादातर किसकी करेगा? वो इंश्योर्ड आर्टिकल्स की करेगा, ठीक है, जो बीमित लेख होते हैं क्योंकि उनमें मूल्यवान संपत्ति होती है, तो उन सभी की जांच करेगा। क्यों जांच करेगा? ताकि यह देखा जा सके कि कोई भी डाक वस्तु खुली हुई ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई। क्योंकि डाकिया जब गश्त में चला जाएगा वितरित करने के लिए, अब वहां पे जब प्राप्तकर्ता को वितरण करेगा तो प्राप्तकर्ता तो देखेगा कि मेरी डाक वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। अगर हुई है तो वो डाकिये को बोलेगा, तो डाकिया पहले ही इस चीज का ध्यान रखेगा, गश्त में जाने से पहले सभी डाक वस्तुओं की जांच करेगा। लेकिन अगर उसको लगेगा कि किसी भी डाक वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ की गई या वो खुली हुई है, एक क्षतिग्रस्त स्थिति में है, तो इस चीज के बारे में वो पोस्ट मास्टर को बताएगा। इमीडिएटली ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द पोस्ट मास्टर। इस चीज की जानकारी तत्काल पोस्ट मास्टर को दी जानी चाहिए। इसी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which one of the following are the duties of head postman? निम्नलिखित में से कौन से प्रधान डाकिया के कर्तव्य हैं? Conveying money to and from the treasury, सब ट्रेजरी और बैंक और टाउन सब ऑफिस, कोषागार, उपकोषागार, बैंक या नगर सब ऑफिसेज को नकदी लेकर जाना या वहां से नकदी लेकर आना बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। टू अकम्पनी ए पोस्टमैन टू हुम सेवरल इंश्योर्ड आर्टिकल्स ऑफ कंसिडरेबल एग्रीगेट वैल्यू हैव बीन मेड ओवर फॉर द डिलीवरी। उस डाकिया के साथ उसे जाना पड़ता है जिस डाकिये को काफ़ी कुल मूल्य की बीमित वस्तुएं दी गई हों या मनी ऑर्डर्स दिए गए हों भुगतान करने के लिए। मेक इंक्वायरीज इनटू माइनर कंप्लेंट्स, छोटी मोटी शिकायतों की जांच करना। वेरीफाई पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के भुगतान का सत्यापन करना। टेस्ट दी वर्क ऑफ पोस्टमैन, डाकियों के कर्तव्यों की जांच करना और जो लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स होते हैं उनके कर्तव्यों की जांच करना, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। ये सभी प्रधान डाकिये के कर्तव्य होते हैं। सबसे पहले कोषागार, उपकोषागार, बैंक या फिर जो टाउन सब ऑफिसेज होते हैं वहां को नकदी लेकर जाते हैं या वहां से नकदी लेकर आते हैं। दूसरी बात, उस डाकिये के साथ जाने का काम उनको सौंपा जा सकता है जिस डाकिये के पास वितरित करने के लिए बहुत सारे इंश्योर्ड आर्टिकल्स दिए गए हों या इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स दिए गए हों। भुगतान करने के लिए छोटी मोटी शिकायतों की जांच करनी पड़ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स के भुगतान का सत्यापन कर सकता है। अन्य डाकियों या फिर लेटर बॉक्स अटेंडेंटों के काम का परीक्षण भी इसको दिया जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following statement is incorrect regarding postman? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोस्टमैन के संबंध में गलत है? The service of postman can be utilized to render mobile banking services to the member of public in field. फील्ड में जनता के सदस्यों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डाकिया की सेवा का उपयोग किया जा सकता है।
पोस्टमैन इज एक्सपेक्टेड टू नो फाइनेकल फॉर डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट द काउंटर। पोस्टमैन को काउंटर पर वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी के लिए फिनेकल को जानने की उम्मीद की जाती है, जो कि क्या है, गलत है। पोस्टमैन इज एक्सपेक्टेड टू यूज पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन टू इफेक्ट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स। डाकिए से लेखों का वितरण करने के लिए पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। हमें क्या बताना है कौन सा गलत है, तो इसका सही आंसर आपके पास बी आ जाएगा। ठीक है, डाकिए से उम्मीद की जाती है कि वो क्या कर सकता है, जनता के सदस्यों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकता है। उसको जब लेख वितरित करने होते हैं पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करेगा, लेकिन उसको फाइनेकल के बारे में जानने की उम्मीद नहीं की जाती। उससे उम्मीद की जाती है कि उसे इनलैंड पोस्टेज रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स के ऊपर क्या कमीशन लिया जाता है, या फिर जो भी पोस्टल सर्विसेज है या पोस्टल सेविंग स्कीम्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करने में वो सक्षम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो उससे उम्मीद की जाती है, लेकिन ये चीज़ उम्मीद नहीं की जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following statements are correct with respect to postman book in forum MS-27? forum MS-27 में postman book के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Particulars of all articles given for delivery under the delivery slip system are to be entered in postman book. delivery slip system के तहत वितरण के लिए उसे सौंपे गए सभी लेखों के वितरण पोस्टमैन बुक में दर्ज किए जाते हैं। क्या ये सही है? गलत है। Details of all electronic money orders entrusted to him for payment or delivery are to be entered in the postman book. भुगतान या वितरण के लिए उसे सौंपे गए सभी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का विवरण डाकिया की बही में दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब 7th की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ओनली सेकंड इज करेक्ट। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, जो डिलीवरी स्लिप सिस्टम होता है उसके तहत जब भी लेखों का वितरण करने के लिए डाकिए को दिया जाता है, तो डिलीवरी स्लिप में ऑलरेडी सभी आर्टिकल्स के जो भी विवरण रहते हैं वो दर्ज रहते हैं, सभी पर्टिकुलर्स उसमें एंटर रहते हैं। तो डाकिया को अलग से फिर उनको पोस्टमैन बुक में एंटर करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। How is the delivery of an insured article greater value than ₹500 done to the addressee? 500 रुपये से अधिक मूल्य की बीमित वस्तु की स्पुर्दगी प्राप्तकर्ता को कैसे की जाती है? कंपल्सरली थ्रू द पोस्टमैन एट द डोर स्टेप ऑफ द एड्रेसी एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस, कंपल्सरली थ्रू द एनडीसी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 8th का बी आ जाएगा। एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस, डाक घर की खिड़की पर उसका वितरण किया जाएगा। अब ध्यान रखना, कोई भी डाक वस्तु जिसकी इंश्योरेंस 500 रुपीज़ तक की गई हो, यानी कि 500 रुपीज़ से वो नीचे है, उसका वितरण नॉर्मली पोस्टमैन के माध्यम से किया जाएगा। 500 रुपीज़ से अधिक के लिए उसकी इंश्योरेंस की गई है, वितरण उसका डाक घर की खिड़की पर किया जाएगा। आगे चलते हैं वीपी आर्टिकल के बारे में। 100 रुपीज़ से कम के लिए कोई भी वीपी आर्टिकल जब भेजा जाता है, नॉर्मली पोस्टमैन के माध्यम से वितरण किया जाएगा। 100 रुपीज़ से ज़्यादा के लिए उसको वीपी के रूप में भेजा गया है, उसका वितरण डाकघर की खिड़की पर किया जाएगा। कस्टम ड्यूटी आर्टिकल्स की बात करें, क्या कस्टम ड्यूटी में 50 रुपये लिमिट रहती है। 50 रुपये से कम अगर कस्टम ड्यूटी वसूल की जानी है, डाकिया के माध्यम से वितरण किया जाएगा। 50 रुपये से अधिक कस्टम ड्यूटी अगर वसूल की जानी है, पोस्ट ऑफिस विंडो पर उसका वितरण किया जाएगा। आगे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें, अब डाकघर में कोई भी लेन देन किया जाना है, अगर वो 20 रुपये से कम है, क्या 20 रुपये से कम है, तो आप चेक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। 20 रुपये से ज़्यादा होने पर आप चेक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी भी कस्टम ड्यूटी आर्टिकल, क्या कस्टम ड्यूटी वाले आर्टिकल या का वितरण करना है या बीपी लेख का वितरण करना है, तो उसके लिए जो ट्रांजैक्शन की जाएगी वो अगर तो डाकिए के माध्यम से उनका वितरण किया जा रहा है तो कैश में ही की जाएगी। अगर वो पोस्ट ऑफिस विंडो पर आकर अपने लेखों का वितरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कस्टम ड्यूटी वाला कोई भी आर्टिकल है जिसके ऊपर 20 रुपये आपने या 30 रुपये रिकवर किए जाने, अगर तो जो ट्रांजैक्शन है वो 20 रुपये से अधिक है और उसका वितरण डाकघर की खिड़की पर लिया जा रहा है, तो उसका वितरण जो है आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? चेक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब डाकिया गश्त में जाएगा तो चेक का उपयोग नहीं किया जाएगा, तब केवल नकदी का उपयोग किया जाता है। तो 8th की से ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस। Which of the following statement are correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रजिस्टर्ड आर्टिकल्स कैन बी डिलीवर्ड टू एनीवन अवेलेबल एट गिवन एड्रेस। पंजीकृत लेख दिए गए पते पर उपलब्ध किसी को भी वितरित किए जा सकते हैं। गलत है। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स कैन बी डिलीवर्ड टू ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द एड्रेसी। पंजीकृत वस्तुएं प्राप्तकर्ता के अधिकृत एजेंट को वितरित की जा सकती हैं। बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। रजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है, पते पर या तो प्राप्तकर्ता को दिया जाएगा या फिर प्राप्त
प्राप्तकर्ता के सर्वेंट को दिया जाएगा या फिर अन्य किसी व्यक्ति को जिसको लिखित में प्राप्तकर्ता के द्वारा लेख लेने के लिए अधिकृत किया गया हो उसी को वितरण किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द एड्रेसी डज नॉट वांट टू टेक डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल व्हाट शुड बी रिटन बाय द पोस्टमैन ऑन द कवर ऑफ द आर्टिकल। यदि प्राप्तकर्ता लेख का वितरण नहीं लेना चाहता है तो डाकिया द्वारा लेख के कवर पर क्या लिखा जाएगा। एड्रेसी मूव्ड, डोर लॉक्ड, रिफ्यूज्ड या फिर एड्रेसी कैन नॉट बी लोकेटेड। करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा। उसके मामले में क्या लिखा जाता है, रिफ्यूज्ड लिखा जाता है। Which of the following statements are correct? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। A postman is forbidden to deliver any article on which any postage is due until the full amount to be recovered has been paid. एक डाकिया को किसी भी वस्तु को वितरित करने से मना किया जाता है जिस पर कोई भी डाक शुल्क देय हो जब तक कि वसूल की जाने वाली पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। पोस्टमैन इज ऑब्लाइज्ड टू गिव चेंज टू दी पब्लिक वाइल रिकवरिंग पोस्टेज ड्यू और कस्टम ड्यूटी। तो एक डाकिया जब भी देय डाक शुल्क या सीमा शुल्क की वसूली करते हैं तो जनता को छुट्टे पैसे देने के लिए बाध्य होता है। तो हमें क्या बताना है कौन सा कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, केवल फर्स्ट वाला सही है। डाकिये को मना किया जाता है किसी भी ऐसी डाक वस्तु का वितरण करने के लिए जिसके ऊपर कोई भी डाक राशि अभी डाक घर के द्वारा रिकवर की जानी। और कब तक मना किया जाता है, जब तक कि वो पूरी डाक राशि रिकवर करने वाली रिकवर ना कर ली जाए। दूसरी बात, जब भी डाकिया कोई पोस्टेज ड्यू आर्टिकल का वितरण करता है, जैसे मान लीजिए कस्टम ड्यूटी वाला कोई आर्टिकल है उसके ऊपर 45 रुपीज़ लिए जाने हैं। अब यहाँ पे उसको कोई 50 रुपए का नोट देता है तो ये 5 रुपए जो रह जाएंगे, अब ये छुट्टे पैसे देने के लिए डाकिया बाध्य नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 11th की कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following statement is correct with respect to insured articles addressed to minors? नाबालिगों को संबोधित बीमित वस्तु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे कोई भी जब भी डाक वस्तु, और वो कैसी डाक वस्तु है, बीमित डाक वस्तु है, किसी माइनर को अवयस्क को संबोधित की जाती है तो उसका वितरण जो है वो माइनर को ही किया जाएगा। लेकिन कैसे किया जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, गार्डियन या उसके पेरेंट्स की प्रेजेंस में किया जाएगा, उसके अभिभावक या माता पिता की उपस्थिति में किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, इंश्योर्ड आर्टिकल के साथ क्योंकि एक्नोलेजमेंट भी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और कंपलसरी होती है, एक्नोलेजमेंट प्लस उसकी जो रसीद होगी दोनों के ऊपर माइनर के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। अगर माइनर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो उसके अंगूठे का निशान लिया जाएगा। निशान लेने के बाद या उसके हस्ताक्षर लेने के बाद जिसके साथ भी वो रहता है, अपने माता पिता या अभिभावक जो भी होंगे, उनके द्वारा उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान को सत्यापित करवाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, भी आ जाएगा। आर्टिकल इज डिलीवर्ड टू माइनर, सबसे पहले लेख जो है माइनर को वितरित किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द गार्डियन, अभिभावक जो भी होंगे उनकी उपस्थिति में। सिग्नेचर इज टेकन ऑन द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, हस्ताक्षर लिए जाएंगे रसीद और एक्नॉलेजमेंट के ऊपर और फिर आगे उनको अटेस्टेड करवाया जाएगा गार्डियन से, अभिभावक से। Which of the following statement is incorrect? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पोस्टमैन कैन डिस्ट्रीब्यूट एडवर्टाइजमेंट, हैंडबिल्स, ट्रेड सर्कुलर्स और नोटिसेस ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक। डाकिया जनता के सदस्यों की ओर से विज्ञापन, हैंडबिल, व्यापार परिपत्र या फिर नोटिस वितरित कर सकते हैं, जो कि गलत पॉइंट है, वो नहीं कर सकते। Postman is required to deliver, if possible, before he returns to the post office all the articles entrusted to him for delivery to persons residing within the limits of his beat. अब डाकिये की गश्त के भीतर में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सभी को संबोधित जितनी भी डाक वस्तुएं होती हैं जो पोस्टमैन को वितरित करने के लिए दी जाती हैं, तो डाकिये से उम्मीद की जाती है कि वो वापस आने से पहले उन सभी डाक वस्तुओं का वितरण करके आए। इफ द एड्रेस ऑफ एन आर्टिकल कैन नॉट बी फाउंड एट द गिवन एड्रेस, इंक्वायरी रिगार्डिंग इज चेंज्ड एड्रेस शुड बी मेड फ्रॉम दी नेबर्स। यदि किसी लेख का प्राप्तकर्ता दिए गए पते पर नहीं मिलता है तो उसके बदले हुए पते के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ की जानी चाहिए। और फिर अगर उसके नए पते के बारे में पता चल जाता है तो क्या किया जाता है, अगर तो वो उसकी गश्त के भीतर में ही है। अब देखो डाकिया क्या करेगा, नए पते के बारे में जब पता करेगा तो उसकी जो गश्त है, अगर उसी गश्त के भीतर में नया पता है तो डाकिया जाकर वहां पर वितरण करेगा। अगर वो किसी अन्य डाकिये की गश्त के भीतर है या फिर किसी अन्य पोस्ट ऑफिस के डिलीवरी एरिया के भीतर है तो डाकिया उस डाक वस्तु को
वस्तु के ऊपर क्या करता है, उसके नए पते का जो भी होगा वो लिख लेता है विवरण, और फिर डाकघर में वापस ले आता है। अन्य डाकिए को वितरित करने के लिए दिया जाता है, अन्य पोस्ट ऑफिस में उसकी रिडायरेक्शन कर देता है। ड्यूटी पर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। वो जनता के सदस्यों की ओर से इस तरह की कोई भी डाक वस्तु का वितरण नहीं करेगा। पोर्टफोलियो सप्लाईज टू दी सेट ऑफ ए सेक्शन कंटेन्स, अनुभाग के सेट को आपूर्ति किए गए पोर्टफोलियो में क्या शामिल होता है, बंडल ऑफ वर्क पेपर्स, एरर बुक, वैक्स हीटर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टैम्प्स एंड सील्स आर प्रोवाइडेड विद एवरी सेट, प्रत्येक सेट को निम्नलिखित में से कौन सी मोहरों और सीलों की आपूर्ति की जाती है, डेट स्टैंप एंड नेम स्टैंप, डेट सील, डिटेन्ड लेट फी, नोट पेड स्टैंप या फिर ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। प्रत्येक जो भी अनुभाग होता है उसके सेट को ये सारी मोहरों और सीलों की आपूर्ति की जाती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ डेली रिपोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दैनिक रिपोर्ट की अवधारणा की व्याख्या करता है। Irregularities observed by head sorting assistant or reported to him by other sorting assistants of the set. हेड sorting assistant द्वारा देखी गई अनियमितताएं या सेट के अन्य sorting assistant द्वारा उसे रिपोर्ट की गई अनियमितताएं इसमें शामिल होती हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। Name of the office or section of the official at fault or otherwise concerned and a brief statement of the occurrence, अधिकारी के कार्यालय या अनुभाग का नाम जिसमें गलती या फिर अन्य संबंधित है, घटना का एक संक्षिप्त विवरण इसमें होना चाहिए। टेलीग्राफ और फैक्स डिस्पैच्ड बाय द सेट एंड मैसेज शुड बी कॉपीड वेयर द टाइम ऑफ डिस्पैच, क्लास एंड नेम ऑफ द स्टेशन फ्रॉम विच इट वाज सेंट शुड आल्सो बी मैंशन्ड। सेट द्वारा भेजा गया टेलीग्राफ फैक्स संदेश की प्रतिलिपि बनाई जानी चाहिए, जहाँ प्रेषण का समय, वर्ग और स्टेशन का नाम होता है, जहाँ से इसे भेजा गया इन चीज़ों का भी उल्लेख होना चाहिए। सही आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। ये सभी चीज़ें जो डेली रिपोर्ट की व्याख्या करती हैं, डेली रिपोर्ट में इस तरह से इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डील विद ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेल गार्ड और मेल एजेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेल एजेंट या मेल गार्ड के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। वर्क कनेक्टेड विद रिसिप्ट, कस्टडी, सॉर्टिंग एंड डिस्पैच ऑफ आर्टिकल्स पोस्टेड इन दी वैन और ऑफिस एंड ऑफ क्लोज्ड मेल्स, वैन या कार्यालय में और बंद डाक में पोस्ट की गई वस्तुओं की प्राप्ति, अभिरक्षा, छंटाई और प्रेषण से संबंधित कार्य मेल एजेंट या मेल गार्ड के होते हैं। बिल्कुल सही है। दे हैव नथिंग टू डू विद आर्टिकल्स कंटेन्ड इन क्लोज्ड मेल्स, अब बंद डाक में जो भी उसे लेख दिए जाते हैं उन लेखों के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ट्रांजिट बैग्स एड्रेस्ड टू सेक्शन और ऑफिस आर ओपन एंड बैग्स कंटेन्ड इन दैम आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय दैम, अनुभाग या कार्यालय को संबोधित पारवन थैलों को इनके द्वारा खोला जाएगा, उनमें रखे बैगों का निपटान इसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपके पास डी आ जाएगा। ये सभी मेल गार्ड या मेल एजेंट के कर्तव्य होते हैं। The document which shows in what cases due mails opened or closed by the section or office or forward bags which are not accompanied by mail list and received for dispatch short or in excess the number of due, with an explanation in each case of the cause of the difference and in what cases the description of bags received or dispatched with due mails opened or closed by the section or office or a surplus due bags differ from the description due is called as, दस्तावेज जो यह दिखाता है कि किन मामलों में अनुभाग या कार्यालय द्वारा खोले या बंद किए गए देय मेल या आगे भेजे जाने वाले थैलों की सूचियों के साथ नहीं होंगे, प्रेषण के लिए कम या अधिक संख्या में जो प्राप्त होते हैं, प्रत्येक मामले में एक स्पष्टीकरण के साथ अंतर का क्या कारण है और किन मामलों में अनुभाग या कार्यालय द्वारा खोले गए या बंद किए गए मेल थैलों के साथ प्राप्त या प्रेषित बैग का विवरण या अधिशेष बकाया बैग के रूप में देय विवरण से भिन्न होता है, इस चीज के बारे में किस में दर्शाया जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मेल एब्स्ट्रैक्ट डाक सार में इन चीजों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हु फिक्सेस द बीट ऑफ द पोस्टमैन, डाकिये की गश्त कौन निर्धारित करता है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा। पोस्ट मास्टर के द्वारा की जाती है। How many times would a postman normally attempt delivery of a VP article at the doorstep of the addressee if the addressee is not at home? यदि प्राप्तकर्ता घर पर नहीं है तो एक डाकिया आमतौर पर कितनी बार VP लेख को प्राप्तकर्ता के दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। सेकेंड टाइम में भी नहीं मिलता है तो उसके घर में वयस्क जो भी होगा उसको इस चीज़ के बारे में इंटीमेशन दी जाती है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, बट इज एन ए ऑर्डर, ए ऑर्डर जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर्स इशूड बाय द सुपरिटेंडेंट आरएमएस प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस इन दी सॉर्टिंग लिस्ट, छंटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए अधीक्षक आरएमएस द्वारा जारी एक आदेश। और दूसरा एक आदेश होता है जो अधीनस्थों के कार्यों में मार्गदर्शन के लिए जारी किया जाता है, बी ऑर्डर कहते हैं। कैंप बैग और कैंप आर्टिकल्स के निपटान के संबंध में जारी किए गए ऑर्डर को टीवी ऑर्डर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, इशूज द स्टेशनरी रेट लिस्ट विच शोइंग्स द क्वांटिटी और नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी टू बी सप्लाइज्ड टू ईच सेट ऑफ एवरी सेक्शन और मेल ऑफिस इन द डिवीजन। अब मंडल में जितने भी अनुभाग या डाक कार्यालय होते हैं उनके प्रत्येक सेट को आपूर्ति किए जाने वाले स्टेशनरी के लेखों की संख्या या मात्रा को दर्शाने वाली एक स्टेशनरी दर सूची होती है, वो किसके द्वारा जारी की जाती है? सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी की जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Whose duty is to examine the fitting lamps extra of the mail van to see that nothing has been damaged or lost before quitting the van। वैन को छोड़ने से पहले मेल वैन की फिटिंग लैंप इत्यादि की जांच किसके द्वारा की जानी चाहिए ताकि ये देखा जा सके कुछ भी क्षतिग्रस्त खोया हुआ ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मेल गार्ड या मेल एजेंट के द्वारा देखी जाती है, तो इसका सही आंसर डी आ जाएगा, क्योंकि मेल एजेंट तो दिया नहीं है, तो मेल गार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। In case of case transit bag who is supposed to enter the van and examine the seal and fastenings to ascertain whether they have been tampered with or not before taking delivery। केस ट्रांजिट बैग के मामले में कौन वैन में प्रवेश करेगा और डिलीवरी लेने से पहले यह सुनिश्चित करेगा सील और बंधन जिसके साथ उन थैलों को बांधा गया उनके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा, प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग। पारवन थैला बंद करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंडीशन ऑफ ईच बैग एंड कोड विद विच इट इज टाइज, the label and the seal must be carefully examined by the head sorting assistant, मेल गार्ड और मेल एजेंट। प्रत्येक बैग की स्थिति वह डोरी जिसके साथ इसे बांधा गया हो, सील की सावधानी पूर्वक जांच प्रधान छंटाई सहायक, मेल गार्ड या मेल एजेंट के द्वारा की जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। ट्रांजिट बैग्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन द प्रेजेंस एंड द अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड और मेल एजेंट। अब पारवन थैले जो होते हैं हमेशा उनको प्रधान छंटाई सहायक, प्रमुख मेल गार्ड या मेल एजेंट की उपस्थिति में और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत बंद और सील किया जाना चाहिए। दोनों ही पॉइंट सही है, इसी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। तो ये था आपके पास नॉर्थ ईस्ट का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।